सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो अब क्या बल्दियाती इलेक्शन में या इस सारे अमल में मुहिम पीटीआई के खिलाफ चलाते हुए एमक्यूएम नजर आएगी? जी, एमक्यूएम जो है वो पीटीआई के खिलाफ, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें पता है कि पीटीआई का फिनोमिना क्या है। उन्हें ये भी पता है कि अगर पीटीआई को ही अगर बल्दियाती इंतखाबात में अगर कुछ मामला हुआ तो कराची को जिस तरह पॉलिटिकल मनूवरिंग होती है, ये भी एक अलग फिज़िक्स है कराची में पॉलिटिकल मनूवरिंग की, वो एमक्यूएम बहुत अच्छी तरह समझती है। एमक्यूएम जो है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी और एमक्यूएम जो है वो अपने वोटर्स के लिए अपोजिशन की सियासत करना चाहती है। उसका बयानिया अपोजिशन वाला हो तो एमक्यूएम समझती है कि उसका वोटर जो है उसकी तरफ राग़िब होता है, इसलिए कि अभी तक हुकूमत में रहकर एमक्यूएम जो है वो कराची के लिए ना तो कुछ कर सकी है, ना ही कोई दावा कर सकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है यकीनन बल्दियाती इंतखाबात में उसके सबसे बड़े मद्दे मुकाबल पार्टी होगी और उस हवाले से भी मैं नहीं समझता कि वो इससे अलग हो के इसका मुकाबला करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो मेरे ख्याल में इनके साथ इत्तेहाद में रहते हुए भी दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल एक हरीफ के तौर पर तो शायद साहब जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो ऑफ़र की थी उस ऑफ़र का इस सारे अमल से कोई ताल्लुक नहीं है? जी, अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ना तो एमक्यूएम से कोई रब्ता हुआ है और ना ही एमक्यूएम ने कोई ऐसा कि ग्रीन सिग्नल दिया है कि पीपल्स पार्टी के कोई लोग जाके उनसे ना ही उन्होंने रेड सिग्नल भी नहीं दिया। उन्होंने मतलब न्यूट्रल येलो सिग्नल के साथ खड़े हुए हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी पीपल्स पार्टी के हवाले। बिल्कुल सही कह रहे। तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब मुल्क से बाहर हैं। पीपल्स पार्टी के ज़राए से हमने कल परसों बात की थी, वो कह रहे हैं कि एक पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपने तौर पर अनऑफिशियली एमक्यूएम से राब्ते करें और शायद इस तरह के राब्ते हो रहे हों, लेकिन ऑफिशियली इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि दोनों पार्टी ऑफिशियली बैठ के या ओपनली बैठ के कोई डायलॉग करें। मेरे ख्याल में एमक्यूएम फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ डायलॉग करके वो जो तहरीक इंसाफ या वफाकी हुकूमत के साथ उसका जो इत्तेहाद है उसको फौरी तौर पर ख़त्म हो सके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमेशा से पाकिस्तान जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की वजारत पोर्ट एंड शिपिंग के साथ बड़ा उसका ताल्लुक रहा, वहाँ के CBAs जो यूनियंस हैं उनका सारा एक बड़ा अमल दखल, आप उसको ज़्यादा मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं। वो अपनी वजारत से भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब IT से ज़्यादा को खुश नहीं थे और अली ज़ैदी साहब की वजारत वो चाहते थे कि वो उनको मिले। अब आपको लगता है किसी वजारत की तब्दीली के साथ भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को मनाया जा सकेगा अगले आने वाले वक्त में? जी, अभी तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा है कि हमने 2 वजारतें मांगी थी। वजारत कानून हमने नहीं मांगी थी और ना ही हमने डॉक्टर फ़िरोग नसीम के लिए वजारत देने का कहा था। ये किसने दी उनको वजारत, कैसे हुआ? अब उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उन्हें सेनेट की सीट किसने दी, एमक्यूएम को किसने कहा, ये भी वाज़े नहीं कर रहे वो, लेकिन वो उनको डिसओन कर रहे हैं। उनका अब भी यही मुतालबा है कि हमें 2 वजारतें दी जाएँ, तो इस पर मेरे ख्याल में बात हो सकती है। सही, तो ये अगले आने वाले वक्त में देखा गया कि ये इस किस्म की कोई और आज इसी पे बात हुई है। आज ये प्रपोजल असद उमर साहब मेरी इतलात ये है कि लेके आज वज़ीर आज़म से बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ है, अब इस सारे अमल में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, क्या आप समझते कि ये आप पॉजिटिव जाएगा बल्दियाती इलेक्शन के लिए, उनकी सियासत के लिए, या ये PSP जो एक तंजीम है उसके लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है MQM की ये जो मूव है? जी, कराची की पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हो रही है मुदस्सिर भाई, बहुत ज़्यादा तब्दील हो रही है। जो लोग कराची को पहले की तरह डील करना चाह रहे हैं वो मेरे ख्याल में गलत अंदाजे लगा रहे हैं कराची के बारे में। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि कराची में एक बार फिर पीपल्स पार्टी जो है अदालत में जा रही है, पिटीशन में जा रही है कि जो कराची केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ नहीं हुई हैं। उस फैसले में कहा गया था कि कराची की जो आबादियाँ हैं उन ऐसी हल्का बंदियाँ हों कि इलेक्शन के बाद उन आबादियों की नुमाइंदगी नज़र आए, कि सिंधी, सराइकी, बलोच, पंजाबी, पख्तून ये जो हैं आबादियाँ रहती हैं इनकी नुमाइंदगी नज़र आए। इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी फोरम पे
मेरे ख्याल में एक पिटीशन दायर की जा सकती है, बड़े पैमाने पर नई हल्काबंदियां हो सकती तो ये हैं। इतना आसान कराची बहुत ज़्यादा फैल गया है, वो कराची के नहीं बहुत ज़्यादा फैल गया है। अगले आने वाले वक्त में जो है वो खासी तब्दीलियां भी, मुतहर्रिक भी तमाम सियासी जमातें वो नजर आएंगे। उसका पहला जो तहरुक हमें नजर आया वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर नजर आया। बहुत शुक्रिया शाहिद जतोई साहब, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद है। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की एक और मुखलिसाना कोशिशें खित्ते के अमन के लिए जारी। वज़ीर ख़ारजा सह मुल्की दौरे पर हैं, बात करेंगे। नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ साबिक सफ़ीर होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक लेते ना। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की कोशिशें कि खत्ते के अंदर अमन बेहतर तौर पर नज़र आए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तरक्की की जानिब गामजन है कि सी पैक के मामला जो अगला मरहला है वो शुरू होने जा रहा है। लेकिन अमरीका और ईरान की जो कशीदगी है उससे न सिर्फ ईरान, अरब ममालिक, खलीजी ममालिक, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के भी हालात जो हैं वो कशीदा खुदा न खास्ता हो सकते हैं। तो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा सह मुल्की दौरे पर हैं। ईरान का दौरा उन्होंने किया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दौरा था। पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी किस्म के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती अपने हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़। और इस वक्त सऊदी अरब का उनका दौरा होगा। दौरे के बाद फिर वो अमेरिका भी जाएंगे और उसमें भी पाकिस्तान अपने स्टांस को अमेरिका के सामने रखेगा। नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साबिक। बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब आपके वक्त का। ईरान अमेरिका कशीदगी कम कराने में पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा भी सह फरीकी दौरे पर है। पाकिस्तान की हैसियत इस सारे अमल में क्या है? पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, हमारी ख़ासी अहमियत हो सकती है। अवलन चूँकि ईरान हमारा पड़ोसी है, उसके साथ हमारी सरहद है। हमने ईरान को एतमाद दिलाया है कि वो सरहद जो है उस पर जो भी टुकड़े हैं जहाँ पे दीवार नहीं बनी है उस दीवार को उसकी हम हिफाजत करेंगे और हमारी सरहद से उनको कोई ख़दशे नहीं हैं। ये हमने अपनी रैपिड रिएक्शन फोर्स जो बनाई है उससे जो एतमाद था हम दो पड़ोसी ममालिक का उसमें इजाफ़ा हुआ है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये तनाज़ा ईरान और अमेरिका में बढ़ता है तो हमले के लिए ईरान के पास यही जगहें होंगी जो कि उनके पड़ोस में हैं, जो खलीज में हैं, यानी सऊदी अरेबिया है, अमीराती हैं, कुवैती हैं, कतरी हैं। तो वो उन्होंने एक समझदार चीज़ की है कि उन्होंने कहा है कि हमारे दुश्मन सिर्फ अमरीकी अफवाज हैं और हम जो भी इंतकाम लेंगे वो हम उनसे लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंतकाम हमें लेना था वो हम ले चुके हैं और अब हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। अब इससे एक माहौल बना है जिसमें लगता है कि वो चाहते हैं कि उनके पड़ोसी ममालिक जो हैं उनके साथ किसी किस्म का समझौता हो। और समझौते में चूँकि हमारा एक रिश्ता है सऊदी अरेबिया के साथ, अमीराती खलीज के ममालिक के साथ, हम उसको और हमारे ईरान के साथ जो रिश्ता बना है जो अब ज़्यादा मुस्तकिम हुआ है, उनको इस्तेमाल करके हम एक अहम किरदार सकते हैं। लेकिन इसमें ये जो लेकिन शेख साहब, इसमें हम सऊदी अरब और अमेरिका के हवाले से बात करें। सऊदी अरब और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के दोनों के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान इस सारे अमल के अंदर गैर जानिबदार रह रहा है। पाकिस्तान का आज गैर जानिबदार रहना कल पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदा, क्या नुकसान दे सकता? देखिए, ये आप ये ना कहें कि ये गैर जानिबदार होना ये अभी का मामला है। पाकिस्तान का पुराना ये रवैया रहा है कि अगर दो मुसलमान ममालिक में किसी किस्म का इख्तलाफ होता है तो हम ना एक तरफ होंगे ना दूसरी तरफ होंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि इन दोनों के इख्तलाफ को दूर करने में हम कोई किरदार अदा कर सकें। ये हम 1947 से कहते आए हैं और करते आए हैं। आपको शायद याद हो कि जनरल ज़ियाउल हक जब सदर थे और जब ईरान इराक की जंग हो रही थी तो वो अमेरिका जाते में पहले
दोनों ममालिक का दौरा करके बगदाद में भी रुके, तेहरान में भी रुके, और कोशिश ये थी कि साहब इनको किसी तरह इन दोनों के दरमियान इस इख्तलाफ को दूर किया जाए। उसमें कामयाबी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारा रिवायती पोजीशन रही है। तो इसमें ये कहना कि साहब किस हद तक हम गैर जानिबदार रह सकेंगे, ये सवाल इस वक्त नहीं उठता। ये हम वही कर रहे हैं जो कि हम करते आए हैं और जो हम करेंगे। आप अच्छा, इसमें एक चीज़ यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब दौरा अमेरिका उनका होगा, एलिस वेल्स पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा सवाल हो रहा है कि जब अमेरिका का दबाव आता है तो पाकिस्तान जो है वो सरेंडर हो जाता है। तो इसमें अब पाकिस्तान को क्या करना होगा क्योंकि प्रेशर पाकिस्तान पर ना हो, ये कैसे मुमकिन हो? देखिए, अभी आपको ये तस्लीम करना होगा कि इस वक्त अमेरिका भी डी एस्केलेशन चाहता है, सऊदी अरेबिया भी डी एस्केलेशन चाहता है। तो इस वक्त ये कहना कि साहब एलिस वेल्स आपके आके प्रेशर डालेगी कि आप हमारे साथ या विथ अस और अगेंस्ट अस, ये इसका कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो हम करेंगे वो वही है जो कि अमेरिका भी चाहता है और अमेरिका ने ये वाज़े कर दिया है। उन्होंने नए सैंक्शंस लगाए हैं ईरान पे, लेकिन वो नए सैंक्शंस का कोई मतलब नहीं है, वो सिंबॉलिक है, क्योंकि उन्होंने मेटल्स पे और स्टील पे पहले ही लगाए हुए थे सैंक्शंस, और जो अभी सैंक्शन लगाए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन शख्स पे उन्होंने शख्सियात पे उन्होंने अभी नए लगाए हैं सैंक्शंस, उनका भी कोई मतलब सिंबल के अलावा नहीं है, क्योंकि उनमें से शमकानी साहब मसलन एडमिरल शमकानी कोई अकाउंट नहीं खोले हुए हैं जो कि अमेरिका के जद में है, नहीं जो दूसरे लोग हैं वो ऐसे हैं जिन पे ये लागू होगा। ये एक चीज़ है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहा है ये पोजिशन पे कि हम ईरान पे दबाव रखे जा रहे हैं और रखते जाएंगे। अब प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।